Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, or Chapter number 9 Partnership Act, 6th video on Rights of Partner from ICAP Study Text 2020, and I am your facilitator Kashif Adil. सो राइट्स ऑफ पार्टनर को हम डिस्कस करेंगे और टोटल 10 राइट्स हैं जिन्हें हमने डिस्कस करना है। और ऑब्वियसली जो एक पार्टनर का राइट है वो उसके दूसरे जो को पार्टनर्स हैं उनकी ड्यूटी भी बनता है। सो राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, every partner irrespective of the amount of capital contribution। यानी अगर उसने कैपिटल दूसरों के बराबर लगाया है, ज़्यादा लगाया है, कम लगाया है, ज़ीरो लगाया है, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्ट करना पार्टनरशिप के लिए ज़रूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है। एवरी पार्टनर irrespective of the amount of capital contribution has an inherent right to take part in the conduct of the business of the firm, although one may agree not to participate बट राइट टू पार्टिसिपेशन शुड बी अवेलेबल टू ईच पार्टनर। यानी हर पार्टनर को ये राइट मिलता है, आगे वो ये राइट ले या ना ले। अब कोई पार्टनर जो है वो उसमें अगर साइलेंट पार्टनर बनना चाहता है तो वो बन सकता है। तो इस सिनेरियो को हम डिस्कस करते हैं। तो आफ्ताब, बादल एंड चांद started a business of trading in light bulbs together under the name Solar Trader. They decided to share profits equally, and the business will be managed by Aftab only, and Badal and Chand will not take any active part in the management. The right to take part in management is available to all of them. यानी सब का राइट है। It is just that Badal and Chand agreed not to participate and become silent partners. तो अवेलेबल सबके पास है राइट, आफ्ताब के पास भी, बादल के पास भी, चांद के पास भी, लेकिन एग्रीमेंट के मुताबिक बाकी दो ने ये राइट नहीं लिया, सिर्फ आफ्ताब ने अपने राइट को यूज़ किया। सो इट इज़ जस्ट दैट बादल एंड चांद एग्रीड नॉट टू पार्टिसिपेट एंड बिकम साइलेंट पार्टनर्स। सेकेंड राइट है राइट टू बी कंसल्टेड, यानी जब बिजनेस की डिसीजन मेकिंग हो रही होती है तो उसके अंदर कंसल्ट किया जाए। कुछ मामलात में जो डिसीजन हैं वो मेजॉरिटी की बेस पर होते हैं, और कुछ मामलात ऐसे भी हैं जिनमें तमाम पार्टनर्स एग्री होंगे तो वो काम होगा। अगर 10 पार्टनर हैं और 9 एग्रीड हैं और एक एग्री नहीं है तब भी नहीं हो सकता वो काम। तो इनको भी ज़रा डिस्कस करते हैं। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड बिफोर एनी मैटर इज डिसाइडेड। एनी डिफरेंस अराइजिंग एज टू ऑर्डिनरी मैटर्स connected with the business may be decided by majority। यानी जो ऑर्डिनरी मैटर्स होते हैं उसमें तो ये देखा जाता है कि जी अगर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स का एग्रीमेंट है तो उसको फॉलो कर लिया जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि टोटल अगर 8 पार्टनर्स हैं और 5 और मोर पार्टनर्स एक मामले पर एग्री हैं तो वो डिसीजन हो गया, ये मेजॉरिटी का डिसीजन है इन गुड फेथ। बट नो चेंज मे बी मेड इन द नेचर ऑफ द बिजनेस विदाउट कंसेंट ऑफ द ऑल। यानी अगर 8 पार्टनर्स हैं तो 8 के 8 एग्री करेंगे तो नेचर ऑफ द बिजनेस चेंज होगी। तो हम सिनेरियो देखते हैं। आजम, बाबर, यासिर एंड जाहिद are active partners in a partnership. Azam wants to open a bank account in ABC Bank for partnership business. However, Zahid is of the opinion that they should have an account in XYZ Bank. अब दो पार्टनर्स के डिफरेंट ओपिनियंस हैं, फैसला कैसे होगा? 4 पार्टनर्स हैं, तो मैटर मस्ट बी डिसाइडेड बाय डिसीजन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। तो एक मीटिंग कर लें और उस मीटिंग में मेजॉरिटी या लाइक 3 पार्टनर्स अगर एक तरफ डिसीजन करते हैं तो वो फाइनल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये ऑर्डिनरी मैटर है कि जी बैंक अकाउंट कहाँ होना चाहिए, किससे चीज़ें खरीदनी चाहिए, कौन से कस्टमर को क्रेडिट देना चाहिए। अगर इस तरह के इश्यूज़ हैं तो डिसीजन ऑफ मेजॉरिटी यूज़ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आजम, बाबर, यासिर एंड जाहिद आर एक्टिव पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप। बाबर, यासिर एंड जाहिद वांट टू चेंज द नेचर ऑफ द बिजनेस। 3 लोग। Change the nature of business from retailer of yarn to manufacturer of sugar. But Azam does not agree. तो ये नेचर ऑफ बिजनेस की जब बात आ रही है तो इसको चेंज नहीं कर सकते अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री। नेचर ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी चेंज। तो नेचर ऑफ बिजनेस एक बड़ा स्पेसिफिक मैटर है जिसमें तमाम पार्टनर्स अगर एग्री करेंगे तभी चेंज हो सकती है। बाकी मामलात ऐसे हैं जिस पर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स की डिसीजन मेकिंग वर्क करती है।
थर्ड राइट है राइट टू हैव एक्सेस टू द बुक्स। तो जिस तरह से ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स है उसी तरह राइट है कि एक्सेस होनी चाहिए और इंस्पेक्ट कर सकते हैं कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। सो एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू हैव एक्सेस टू एंड टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म। तो आफ्ताब बादल एंड चांद स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन लाइट बल्ब। ये टिपिकल एग्जांपल हमारी बार बार आ रही है जिसमें आफ्ताब जो है वो मैनेज कर रहा है और बादल एंड चांद जो है वो साइलेंट पार्टनर है। सो बादल एंड चांद एंड आल्सो आफ्ताब हैव राइट टू एक्सेस एंड इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म। तो एक्टिव पार्टनर भी इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपीज ले सकता है और साइलेंट पार्टनर्स भी ले सकते हैं। फोर्थ है राइट टू शेयर द प्रॉफिट इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। अच्छा, ये अब इंटरेस्टिंग बात है कि कैपिटल कम या ज़्यादा लगाया हो तब भी इक्वली होगा, और अगर जो है एक पार्टनर ज़्यादा टाइम देता है बिजनेस को, एक पार्टनर साइलेंट है, तब भी इक्वल होगा। लेकिन इसमें सारी बात है एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैरी। तो अगर आप किसी जगह पर ये समझते हैं कि जो इक्वल प्रॉफिट की शेयरिंग है वो मुनासिब नहीं होगी क्योंकि लाइक एक पार्टनर ये समझता है कि वो पैसा बहुत ज़्यादा लगा रहा है, तो ठीक है आप एग्रीमेंट कर लें, कॉन्ट्रैक्ट कर लें और उसमें डिफरेंट परसेंटेज डिसाइड कर लें। या एक पार्टनर ये समझता है कि वो क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है बिजनेस को और दूसरे पार्टनर नहीं दे रहे तो उसका शेयर ज़्यादा होना चाहिए, तो ये आपस में पार्टनर्स एग्रीमेंट कर लें तो उसमें उसका शेयर बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं करते तब इक्वली वाला रूल अप्लाई होगा। सो अदील एंड काशिफ स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस by contributing rupees 5 million and rupees 7 million respectively। अब देखें कैपिटल इक्वल नहीं है, हाउएवर दे डिड नॉट डिसाइड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं की थी, तो अब 5 और 7 की रेशो नहीं होगी क्योंकि कैपिटल की रेशो नेसेसरीली प्रॉफिट की रेशो नहीं होती। हाँ, एग्रीमेंट ये कर लें कि जो कैपिटल की रेशो होगी वही प्रॉफिट की रेशो होगी, तब वो हो सकती है। अदरवाइज इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट दे विल शेयर प्रॉफिट इक्वली। राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जनरल रूल तो ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता। No partner is allowed to receive any interest on capital as a general rule because the partner is not a creditor of the firm. Interest on capital is allowed only when agreed, यानी एग्रीमेंट होगा पार्टनर्स के दरमियान के जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 10%, 8%, तो वो मिलेगा, अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। वेयर अ पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल सब्सक्राइब्ड इन्वेस्टमेंट बाय हिम, सच इंटरेस्ट विल बी पेबल आउट ऑफ द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द फर्म। यानी फर्म को अगर प्रॉफिट्स होंगे तो उसमें से ये इंटरेस्ट मिलेगा, लॉस होगा तो लॉस में से ये इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब एक पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहा होता है तो वो प्रॉफिट लेने का ही एक तरीक़ेकार होता है, अगर प्रॉफिट्स ही नहीं हुए तो उसको नहीं मिल रहा होगा। जबकि बैंक के लोन वगैरह पर जो इंटरेस्ट होता है उसमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको प्रॉफिट हुआ है तब भी आपने बैंक को इंटरेस्ट पे करना है, लेंडर को क्रेडिटर को इंटरेस्ट पे करना है, और अगर आपको लॉस हुआ है तब भी आपने पे करना है। तो पार्टनर के बारे में जो रूल बनते हैं वो अगर हम सम अप करें तो पहली बात तो ये कि इन जनरल एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होता। स्पेसिफिक एग्रीमेंट हो पार्टनर्स के दरमियान के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एक सर्टन ये परसेंटेज होगी तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा, लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रॉफिट्स में से मिलेगा, अगर प्रॉफिट्स नहीं होते तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो स्नैरियो देखते हैं जी। अदील एंड काशिफ स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस बाय कंट्रीब्यूटिंग रुपीज 5 million and rupees 7 million respectively and agreed to share profits in the ratio of 3:2. They did not decide anything regarding interest on their respective capital. तो एग्रीमेंट नहीं किया तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। काशिफ डिमांड्स 10% इंटरेस्ट शुड बी गिवन बाय द फर्म टू बोथ द पार्टनर्स, क्योंकि उसका कैपिटल ज़्यादा है, सो ही माइट बी डिमांडिंग द इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ दैट। सो इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एग्रीमेंट देयर शैल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर स्पेसिफिक एग्रीमेंट होता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता, लेकिन स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। सिक्स्थ राइट है राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। एडवांसेस का यहाँ पे मीनिंग है कि एक पार्टनर की तरफ से जो फर्म को लोन दिया गया होता है वो अदर देन हिज कैपिटल, एक अमाउंट तो वो है जो उसने अपने कैपिटल के तौर पर इन्वेस्ट किया, कैपिटल के अलावा अगर उसने फर्म को कुछ पैसे लोन के तौर पर दिए हैं दैट इज कॉल्ड एडवांसेज, और उस पर इंटरेस्ट की क्या सिचुएशन होगी वो हम देखते हैं।
where a partner makes for the purpose of a business any payment or advance beyond the amount of capital. He has agreed to subscribe. He is entitled to interest on it at the rate of 6% per annum or as agreed upon. सो अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो वो 6% से कम या ज़्यादा भी हो सकता है, यानी 4% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है। लेकिन अगर एग्रीमेंट ना हो तो जो एक्स्ट्रा पैसे कैपिटल के अलावा लोन के तौर पर फर्म को दिए जाते हैं उन पे 6% इंटरेस्ट मिलेगा। सिमिलर सिनेरियो देखते हैं। अदील एंड काशिफ स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस बाय कंट्रीब्यूटिंग ₹5 million and ₹7 million respectively, and Adil also advances ₹1 million to the firm as loan. They did not decide anything regarding interest in on this loan. अब अगर डिसाइड किया होता तो फिर वही रूल अप्लाई होता है, डिसाइड नहीं किया हुआ तो अदील डिमांड्स 10% इंटरेस्ट। तो अगर तो डिसाइड किया हुआ तो मिल जाता 10%, लेकिन अब डिसाइड नहीं किया हुआ तो ये नहीं मिलेगा। Should be given by the firm to him on this loan. In the absence of specific agreement, interest at 6% shall be paid to Adil on his loan to the firm. तो एग्रीमेंट के थ्रू 6% से ज़्यादा भी मिल सकता था, कम भी। विदाउट एग्रीमेंट जो रूल है वो 6% का है, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मैंशनड है। 7th है जी राइट टू इंडेमनिटी। सो एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू क्लेम इंडेमनिटी फ्रॉम द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड और लाइबिलिटीज इनकर्ड। तो अगर एक पार्टनर ने बिजनेस के सिलसिले में कोई प्रॉपर काम करते हुए, जैसे एक बिजनेस के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपीज करवानी थी, उसने करवाई और वो जमा करवाई, तो बैंक में या किसी और रेगुलेटरी अथॉरिटी को अपने जेब से पैसे देके तो वो फर्म से रिकवर कर सकता है, रीइंबर्स कर सकता है। या एमरजेंसी सिचुएशन में उसने फर्म को लॉस से बचाने के लिए कोई काम करवाया या इंश्योरेंस करवाई, तो वो उसके पैसे भी रिकवर कर सकता है फर्म से। तो जो ऑर्डनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस में हूँ या एमरजेंसी सिचुएशन में हूँ फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस, एज वुड बी डन बाय अ पर्सन ऑफ ऑर्डनरी प्रूडेंस इन द सिमिलर सर्कमस्टांसेस। तो सिनेरियो हम देखते हैं जी। साइमा एंड नाइमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म, 2 partners. Saima paid insurance premium from her own pocket in order to protect from the inventory when there was chance of damage by rainwater. She also paid for shelves to keep the inventory safe. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये emergency वाली situation apply हो रही है and she is entitled to be reimbursed by the firm. 8th right है right to retire. अब एक पार्टनर का राइट होता है कि वो रिटायर हो जाए। कब उसका ये राइट होगा? एक तो ये है कि ऑल द पार्टनर्स की कॉन्सेंट हो तब, या फिर एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो पार्टनर्स के दरमियान कि जी इस टाइम पर जाकर वो रिटायर हो जाएगा। यानी बात एक डेट डिसाइड कर लेते हैं या एज डिसाइड कर लेते हैं, 60 ईयर्स की एज, 50 ईयर्स की एज, 70 ईयर्स की एज, तो वो जब एज हो जाएगी तो तब होगा। या ये होता है कि जी जब 20 ईयर्स जिस पार्टनर को हो चुके होंगे वो उसके बाद रिटायर हो जाएगा। सो अक्सर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स है वहाँ पर भी इस तरह का एक एग्रीमेंट होता है, नॉर्मली 60 ईयर्स पर, कि उसके बाद जो एक पार्टनर है वो रिटायर हो जाते हैं। वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल, तो पार्टनरशिप एट विल हो तो उसका हमने रूल पढ़ा था टाइप्स में कि फिर तो एक रीजनेबल नोटिस इन राइटिंग देना चाहिए अदर पार्टनर्स को इंटेंशन टू रिटायर का, और उसमें फिर जो डेट मेंशन की जाएगी नोटिस में उस दिन से रिटायरमेंट हो जाएगी। अगर डेट मेंशन ना की जाए तो डेट ऑफ नोटिस से रिटायरमेंट हो जाएगी। So by giving notice in writing to all the other partners of his intention to retire. इस पर अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। Azam, Babar, Yasir and Zahid are partners in a partnership. According to partnership deed, every partner shall retire at the age of 65 years. So बात जो है वो पार्टनरशिप डीड की हो रही है। सो जाहिद हैज़ जस्ट टर्न्ड 65 years old, तो क्राइटेरिया मीट हो गया। ही विल बी रिटायर्ड इन अकॉर्डेंस विद एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। क्योंकि पार्टनरशिप डीड से रिलेट करके बात हो रही है तो ये सेकंड वाला रूल अप्लाई हो रहा है। 9th है राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर इन द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। अब आउटगोइंग पार्टनर जो है वो हो सकता है रिटायरमेंट से भी, और वो डेथ से भी हो सकता है, या इंसॉल्वेंसी से। यानी 3 वेज होते हैं इसमें एक पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप से निकल जाता है। तो दैट इज़ रिटायरमेंट, डेथ और इंसॉल्वेंसी। Where a partner has died or has ceased to be partner by retirement, expulsion, insolvency, or any other cause, the surviving or continuing partners may carry on the business.
with the property of the firm without any final settlement of accounts as between them. तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक पार्टनर की डेथ हो गई, उस टाइम फ़ौरन तो हिसाब किताब नहीं हुआ आउटगोइंग पार्टनर के साथ। जैसे अगर मिड ऑफ द ईयर कोई रिटायर हो जाता है या डेथ हो जाती है तो आप कहते हैं जी अकाउंट्स तो एनुअल बनते हैं, तो जब अकाउंट्स बनेंगे सेटलमेंट तो तब होगी। सो इन सच अ केस, इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टनर और द आउटगोइंग पार्टनर, अब अगर रिटायर हो रहा है तो वो रिटायर्ड पार्टनर हिमसेल्फ, अगर डेथ हो गई है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव फिर मैनेज कर रहे होंगे चीज़ों को, तो वो उनको इंटाइटलमेंट क्या होगी। ये याद रखें कि ये इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इस सिलसिले में पहले से हुआ होगा कि क्या क्या मिलना है, फिर तो वही कुछ मिलेगा। अदरवाइज उनके पास दो ऑप्शन होंगे, सच शेयर ऑफ प्रॉफिट एज इन प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, कि जितना उसका फर्म के एसेट्स में शेयर था उस प्रॉफिट में तो उतना ही उसको मिलेगा। दूसरा ये कि वो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% वो ले ले उस शेयर के ऊपर। सो इसको हम ज़रा इलस्ट्रेट करेंगे एक केस के साथ। तो सिनेरियो पढ़ते हैं और उसको फिर इलस्ट्रेट करते हैं। आज़म, बाबर, यासिर एंड जाहिद are partners in a partnership. Babar died on 1st May when he had 20% share in capital and in profits. However, remaining partners continued the business. The accounts are being settled with legal representative of Babar on 30th June. The legal representative are entitled to profits up to 30th April, यानी 1st May से एक दिन पहले वाली बात आ गई, according to Babar's share of 20%. For subsequent profit from 1st May to 30th June, जो अगले 2 महीने हैं, they may choose either 20% share of profit और 6% interest on capital of Babar. तो ये अगर सिनेरियो देखें तो पार्टनरशिप जी 4 लोगों की है। 1st May को एक पार्टनर की डेथ हो गई और बाकी 3 पार्टनर्स ने बिजनेस को कंटिन्यू किया। अब अकाउंट्स जो हैं वो 30 जून को सेटल हो रहे हैं। अब हम अपने आंसर की तरफ जाते हैं कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव को प्रॉफिट किस हिसाब से मिलेगा। तो जब तक तो पार्टनर की डेथ नहीं हुई थी, वो आउटगोइंग नहीं हुआ था, तब तक का तो नॉर्मल रूल है कि उसे प्रॉफिट्स में जो उसका परसेंटेज है वो मिलेगा। तो 30 अप्रैल कह लें या 1st में कह लें, वो उस हिसाब से मिलेगा। उसके बाद जो है वो 2 ऑप्शन है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास। वो ऑप्शन क्या है, या तो वो 20% ऑफ प्रॉफिट्स ले लें जो एग्रीड एक परसेंटेज चल रही थी, या वो 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से पैसे ले लें। तो ये 2 ऑप्शंस होंगे। 10th एंड लास्ट ड्यूटी है राइट आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म ये होता है कि जो पार्टनर्स अगर कंटिन्यू करते हैं तो क्या होगा, जैसे डेथ के बाद, आउटगोइंग के बाद, तो उनका आपस में मामला कैसे होगा। तो जब भी कोई नया पार्टनर इंट्रोड्यूस होता है या एक पुराना पार्टनर रिटायर या डेथ होता है तो फिर बिजनेस कंटिन्यू किया जाता है, तो इट इज़ कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। वेयर अ चेंज अकर्स in the constitution of a firm, or a firm constituted for a fixed term continues to carry on business after the expiry of that term, the mutual rights and duties of the partner in the reconstituted firm remain the same as far as may be possible as they were immediately before the change. So ये भी रूल जो है वो अनलेस एग्रीड अदरवाइज होता है, यानी कि अगर तो अदरवाइज कोई एग्री कर लेंगे चेंज पे, नया पार्टनर आया तो आपने परसेंटेजेस चेंज कर ली तो फिर चेंज हो गई। लेकिन नया पार्टनर आया और आपने कोई परसेंटेजेस चेंज नहीं की, तो जैसे पहले परसेंटेजेस चल रही थी एज मच एज पॉसिबल वैसे ही चलेंगी। तो यहाँ पर हम सिनेरियो देखते हैं। आजम, बाबर, यासिर एंड जाहिद आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। जाहिद रिटायर्ड एंड अदर कंटिन्यूड द बिजनेस। तो एक पार्टनर चला गया, बाकी ने कंटिन्यू किया। In reconstituted firm, Azam, Babar and Yasir shall share the profit and losses equally to, unless otherwise agreed. तो 4 लोगों की पार्टनरशिप थी जो कि शेयर कर रहे थे प्रॉफिट और लॉसेस को इक्वली। एक जो पार्टनर है उसकी रिटायरमेंट हो गई, वो चला गया, और बाकी 3 ने कंटिन्यू किया। तो अब क्योंकि कुछ मज़ीद उन्होंने डिसाइड नहीं किया था, तो जैसे काम पहले चल रहा था वैसे ही अब चलेगा, यानी पहले भी प्रॉफिट और लॉसेज इक्वली शेयर हो रहे थे, अब भी प्रॉफिट और लॉसेज इक्वली शेयर होंगे unless agreed otherwise. So that's all for today. Have a good day.